हाँ, तो अब हम लोग एक नया वीडियो स्टार्ट करें। सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर अपने आप में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्व, खासकर बिहार के, क्योंकि बिहार का पता है एग्रीकल्चर पे काफी। तो एग्रीकल्चर को दो भाग में बांटा गया है, दो वीडियो इसका। पहले वीडियो में एग्रीकल्चर का एक जनरल कॉन्सेप्ट है, जो यूएस ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं। क्रॉप है, क्रॉप का टेम्परेचर कितना चाहिए, कितना किस सॉइल में चाहिए। सेकेंड वीडियो में स्पेशली हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक कि हमारा कहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे कम है, गवर्नमेंट का क्या इस पर पैसेज चल रहा है, किस चीज़ पे गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर का जो ज्योग्राफी पे ज़्यादा बेस्ड है, मतलब क्रॉप वगैरह। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन हमारे भारत में कृषि का महत्व क्या है। तो जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर जो है लगभग 20% इंडिया के जीडीपी का कवरेज है। तो पूरे जीडीपी में हमारे एग्रीकल्चर का कवरेज लगभग 20%। लगभग 46.1% इंडिया का वर्क फोर्स जो है एग्रीकल्चर में। इसका मतलब है कि लोग आधी आबादी हमारी कहाँ काम कर रही है, तो एग्रीकल्चर में। जाहिर से बहुत बड़ा चूंकि वर्क फोर्स दे रहा है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस हम बताएंगे। उसके आता है कि विकास के भी बहुत ज्यादा है। लगभग 1.1.4 बिलियन फीडिंग का काम हाँ यहीं से मिलता है। तो फूड सिक्योरिटी यहीं से प्रोवाइड होती है। मैंने उसके बाद फूड सिक्योरिटी की बात नहीं कर पाते हम। बैकबोन ऑफ द रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण रोजगार का ये एक बहुत बड़ा स्तंभ, खेती में, अर्बन में नहीं लेकिन रूरल का एक बहुत बड़ा बैक। और ये समावेशी विकास, जिसको कि हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट ग्रोथ कहते हैं, उसमें ये बहुत बड़ा ये योगदान दे रहा है। क्योंकि डेवलपमेंट जो है सो वो इससे कारण क्या हो रहा है कि हर सेक्शन तक विकास पहुंच रहा है, किसी न किसी कोई ना कोई माध्यम से भारत का हर सेक्शन जो लाभान्वित हो रहा है। इसीलिए इसको मैं समावेशी कोर्स भी कोई सेक्शन छूट नहीं रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट चाहे एग्रीकल्चर इज द सेंट्रल इंडिया डेवलपमेंट। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में आज भी है, हम बिना एग्रीकल्चर का हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक तरह से सेंट्रल माना जाता है, ये हमारा बैकबोन। तो इसीलिए जो है सो एग्रीकल्चर के महत्व नजरअंदाज नहीं कर सकते, खासकर जब यह की बात आती है। बिहार पे आएंगे तो यहाँ और ज्यादा। एक नजर बिहार पे भी डाल दिया गया तो इंडिया में लगभग 20% नेशनल इनकम मेरा एग्रीकल्चर का है, तो बिहार में लगभग 24.3%। इंडिया में अगर 40.1% वर्कफोर्स है, बिहार में लगभग 77 से 80% पॉपुलेशन में जो हमारे एग्रीकल्चर पे। नेशनल रैंकिंग की बात करें तो मखाना जो है सो बिहार में फर्स्ट पोजिशन रखता है। लीची, शाही लीची जो है सो जीआई टैग भी है, ये भी बिहार का है, जो इंडिया का नंबर 4th इन वेजिटेबल प्रोडक्शन। और खास कर मैजा जो है हम लोग खगड़िया और पूर्णिया बेल्ट में जो है सो इस पर हम लोग काफी ज्यादा फोकस हमारा चल रहा है, ग्रोइंग हब बना हुआ है। इस हिसाब से समझ सकते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर का महत्व कितना ज्यादा है। लेकिन एग्रीकल्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे जरूरी है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म आखिर है क्या? जैसे कि आपको पता है कि जब हमारी अगर लैंड रिफॉर्म के लैंड के बारे में शुरू में बात किया जाए, तो जाहिर सी बात है कि अ, जब मुगल साम्राज्य की बात करते हैं, मुगल तक की बात है, मेडाइवल पीरियड की बात करते हैं, उस वक्त क्या था कि खेती, क्योंकि पॉपुलेशन कम था, जमीनें बहुत ज्यादा थी, तो जमीन तो ऐसा नहीं था कि ये जमीन मेरा, कुछ जमीन लैंड रखने को लेकर या लैंड के होल्डिंग को लेकर बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। बस एक ही चीज था कि जो आदमी हमारा
लैंड जो भी जोत रहा है उसको क्या करना पड़ता था कि हाँ, कर दे। दैट वाज द की। ये की था, मतलब कि अगर आप लैंड जमीन जोत रहे, आपकी कैपेसिटी, आप लैंड जोत के उसका मूल्य आप लगा दें। जब ब्रिटिश जब एम्पायर हुआ तो लैंड, चूंकि अब मुगल पीरियड तक जितने भी इसमें सुधार हुए जो कुछ, वो सारे के सारे इसी पर बेस था कि हम जो है सो इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हुए हम जो है सो अच्छा से अच्छा, अधिक से अधिक लगान हम कैसे वसूले और उसमें कोई गड़बड़ी न हो। चाहे हम मुगल पीरियड का बात करें, चाहे हम शेरशाह सूरी की बात करें, सब उन्होंने लैंड रिफॉर्म किया, लेकिन लैंड रिफॉर्म क्या था, तो मेजरमेंट और खासकर उसका लगान सही ढंग से वसूल हो, इस पर उन लोगों ने ज्यादा फोकस किया। जब ब्रिटिशर्स आए तो उनको जमीन के सुधार से या प्रोडक्टिविटी से बहुत मतलब, उनको सिर्फ इतना था आपके पास ये जमीन है, इतना लगान। तो जिस कारण उन्होंने बहुत से चीजों को उन्होंने चेंज किया, जैसे खासकर जाता है परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि वो क्या करती थी, फिक्स कर देती, भाई इतना जमीन है, हमें इतना पैसा चाहिए। अब उसको लगा कि अब हर एक किसान से बात करेंगे, इससे ज्यादा अच्छा है कि हम सब कुछ जमींदार को हैंड ओवर कर दें, चाहे मिडिल मैन कह दिया जाए, जमींदारी कह दिया जाए। तो वहां से क्या हुआ कि एक अलग व्यवस्था हुई, जिसमें कि क्या किया कि जमीन का आधिपत्य भी उन्हीं को बना दिया। क्या जो जमींदार है उन्हीं के पास सारा जमीन रहेगा, ये सब कुछ रहेगा, और वो जब दे सकते हैं कैसे जो उनको लगा, मान उनको अब वो कैसी जमीन को क्लियर करते हुए यहाँ तक तो चला गया। जब हमारे जब इंडिपेंडेंट हुए तो सबसे बड़ी जो समस्या ये कि जमींदार कहाँ थे, जमींदार के पास थे। हमारे पास कोई किसी आदमी के नाम से कुछ था नहीं, न तो जमीन बेच सकता था, न खरीद सकता था। तो सबसे बड़ी समस्या आई कि इसका जो है सो मालिकाना हक, आखिर जमीन का मालिकाना हक तो चला था जमींदार के पास। तो फिर मालिकाना हक, तो जो आदमी जो खेती कर रहा है, आम आदमी को तो कोई मतलब ही नहीं था, कुछ था ही नहीं उसके पास। तो इसीलिए जो है सो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो था, एक बहुत बड़ा चैलेंज आया गवर्नमेंट के पास कि जमीन जो का जो है सो कैसे हम, तो इसी पर कुछ लॉ आए, कुछ नियम आए, जिस पर कि उन लोगों ने। तो सबसे पहली बात है कि लैंड रिफॉर्म क्या हुआ, द पॉलिसी एम्ड एट रीडिस्ट्रीब्यूटिंग लैंड, इंप्रूविंग ओनरशिप राइट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्ट। आप ट्रम्प देख रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी क्योंकि जमीन तो उनके पास, लोग पास था ही नहीं। जमीन किसका था, जमींदार का था। जब जमींदारी व्यवस्था को जब समाप्त किया गया तो फिर जमीन किसके पास जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि तो हर जमींदार को क्या करना पड़ता था कि एक जो जब जमींदारी व्यवस्था समाप्त हुई तो हर जमींदार को क्या करना पड़ता है, एक पूरा का पूरा लिस्ट देना, ये जमीन कौन जोतता है, कौन है, कैसे इस पर खैर वो बात का चीज है, रेवेन्यू का चीज। तो उस हिसाब से क्या हुआ कि हमारा खर्चा, उसने जो जमीन जो जोतता था जैसे उसके नाम पर दिया। तो दूसरा था क्या कि गवर्नमेंट के सामने एक दूसरा एक्ट ये था कि अब इस पर टेनेंसी एक्ट बना। टेनेंसी एक्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई जो जमीन का ओनर कौन, ओनरशिप किसके पास है, समझ है ना। तो खतियान बनने का मतलब है कि अब वो ओनरशिप राइट भी ट्रांसफर हमारा हो गया, मतलब वो जमीन को खरीद सकता है, बेच सकता है, या जो कर सकता है। एक ये चीज आया। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इज डिफरेंट थिंग। तो सबसे बड़ी चीज क्या था कि इट वाज नेसेसरी टू रिमूव द सामंती सिस्टम क्या था कि सब कुछ तो वहां, तो उसको कैसे रिमूव। इसके लिए कुछ और नियम उन्होंने क्या किया कि पहला काम क्या किया कि जमीन का समान वितरण सुनिश्चित किया, मतलब कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ यहाँ समान का ज्यादा अच्छा मतलब होगा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, इक्विटेबल तो ऑलवेज होता है कि जिसके पास ज्यादा उसको कम देना, जिसके कम उसको ज्यादा। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट, सबसे पहले दूसरा काम क्या हुआ कि जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया।
टेनेंसी सिक्योरिटी, किराएदारों को बेदखली की सुरक्षा देना, मतलब जायसवाल ओनरशिप हो गया तो बेदखली कोई नहीं कर सकता उनको। इसके साथ साथ सामाजिक न्याय और गरीबी ग्रामीण, और भी बहुत सा वर्कआउट हुआ, अभी ध्यान जा, बस कहने का मतलब है कि दीज आर द थिंग्स ऑफ लैंड रिफॉर्म। इसमें और भी चीज आएंगे, जैसे सबसे पहला काम क्या किया कि हम लोग जमींदारी को और राज्य और किसानों के बीच बिचौलियों को हटाया। पहली बात टेनेंसी रेट का निर्धारण किराएदारों का मालिकाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जब खतियान बन गया तो क्या हुआ कि अब जो है सो उनको मालिकाना हक मिल गया, और जो रेट का निर्धारण, दर का निर्धारण करने का मतलब ये है कि अब मनमानी नहीं रहा कि इतना लगा, अब हर जमीन का जो है सो वर्गीकरण किया गया, और वर्गीकरण के हिसाब से वो रेट फिक्स कर दिया गया कि आपको जो है सो इतना कट्टा पर एकड़ ऐसे लगाना आपका। इसीलिए जो है सो पंजी दो जो कहते हैं एक्चुअली रेंट कलेक्शन के लिए उसका निर्धारण। अब आता है लैंड सीलिंग, भूमि सीलिंग। कहने का मतलब ये अब जमींदार ने जब हमारा जब सरकार को जो पूरा ब्यौरा दिया जिसके आधार पर ध्यान बना, क्या हुआ बहुत से लोग पर बहुत बहुत जमीन हो गई, किसी का जमीनें कम थी, बहुत ज्यादा जमीन। तो इसीलिए क्या किया सरकार ने एक सीलिंग एक्ट। सीलिंग एक्ट का मतलब क्या हुआ कि एक आदमी के पास सीमा कर दिया, इससे ज्यादा जमीन आप नहीं रख सकते हैं। इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हुई। अब जब जमींदारों को पता था कि ये जमीन इतना ज्यादा जमीन नहीं रख सकते, उसने क्या किया, अपने जो है सो अपने नौकर चाकर लग किसी किसी के हक से जमीन के बारे में आवंटित करना, पट्टा उट्टा देना शुरू कर दिया था। तो ये सारे बहुत सी गड़बड़ियां सामने आई थी, इसलिए जो है सो ये नियम लगाया गया कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, एक जो है सो सीलिंग का एक्ट लगाया गया, इससे ज्यादा जमीन आप नहीं रख सकते हैं। इसके आता है कंसोलिडेशन ऑफ एक्ट। इसमें क्या हुआ कि अब जैसे अब जमीन किसी को देखो जमीन यहाँ से एक आदमी जमीन यहाँ से तो जमीन बहुत दूर, तो इससे क्या हुआ कंसोलिडेट हमारे की जमीन का बहुत ज्यादा इधर उधर रहने से क्या खेती करने में दिक्कत होती थी। तो इसलिए सरकार ने कहा कि नहीं हम चकबंदी कर कंसोलिडेट कर, ना छोटे और बिखरे हुए खेतों को मिलाकर एक बड़े प्लॉट में हम कन्वर्ट कर, और इससे क्या हुआ कि मेरा एफिशिएंसी और मैकेनाइजेशन। या अब ट्रैक्टर से मान लो खेत जोतना, हमारे पास थोड़ा सा खेत, तो ट्रैक्टर जोतने में तो कम ज्यादा दिक्कत होगा, लेकिन अगर वही बहुत जगह खेत मिलकर एक जगह खेत शुरू हो जाए तो जाहिर सी बात है ट्रैक्टर जोतना ज्यादा आसान हो जाएगा, और ज्यादा जोताई होगा तो ज्यादा अच्छा फसल होगा। तो इसीलिए जो है सो ई कंसिडरेशन ऑफ एक्ट हमारा लाएगा। दूसरी बात है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया। रिकॉर्ड का मॉडर्नाइजेशन, रिकॉर्ड का मॉडर्नाइजेशन पे अभी जो हाल के वर्ष में काफी काम किया, जैसे पूरा डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि वो सबके लिए जो है सो ओपन हो गया कि कोई भी आदमी कहीं से बैठ कर देख सकता है, गड़बड़ी कोई नहीं कर सकता। जाहिर सा टेक्नोलॉजी में जितनी अच्छी होगी हम उतना इफेक्टिवली काम करें, उतना आसानी से लोगों को। अब जैसे कोई आदमी किसी का जमीन जाकर बेच देता था, कोई आदमी किसी का जमीन जाकर हथिया लेता था, तो अब इससे क्या हुआ कि डिजिटलाइजेशन होने से ये सारी चीजें हमारे गए। सबसे जरूरी चीज होता है, अब इसका आता है कि ये एक कितने तरह के कैटेगरी बांटे गया किसान। जैसे मार्जिनल किसान, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम होगा उनको मार्जिनल कहेंगे, 1 से 2 हेक्टेयर होगा लघु कहेंगे, 2 से 4 होगा मीडियम कहेंगे, स्मॉल टू मीडियम, और मीडियम 4 से 10 और लार्ज कहेंगे 10 एकड़ से ज्यादा। तो जो शेयर है वो आप देख रहे हैं लगभग 68% क्या है हमारा मार्जिनल से, सीमांत किसान है, लघु किसान 17 से 7% है। बिहार में जो है सो लगभग 91% शेयर किसका है, तो मार्जिनल किसान। अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ जमीन का खतरा कितना ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा रहने से यहाँ पर क्या हुआ कि जब एक बाप के 4 बेटे, फिर उनके बेटे, तो उसके यहाँ जमीन जो है सो बढ़ते चला गया, और इस कारण क्या हुआ कि हमारे यहाँ लैंड का फ्रेगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो गया, और इसी ये हाल है कि हमारे मार्जिनल किसान बहुत संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ गया। एवरेज होल्डिंग साइज जो अगर इंडिया का देखा जाता है, मतलब औसतन लोग के पास जो जमीन है वो 1.08 है,
लेकिन जब बिहार का बात किया जाता है तो 0.39 हेक्टेयर जो है सो आप समझ सकते हैं कि बिहार का जो है सो लैंडिंग एक आदमी औसत कितना कम जमीन रखे। क्यों? तो रीजन ये है कि बिहार के पास जैसा कि पता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ सबसे ज्यादा है, और इसी पॉपुलेशन डेंसिटी का वहाँ डेंसिटी ज्यादा है तो लोगों के पास जमीन कम होगी, इसलिए फ्रेगमेंटेशन हमारा बहुत ज्यादा होता गया। तो यही कारण है कि एवरेज जो है सो जमीन यहाँ इतना कम है। टोटल ऑक्यूपेंसी होल्डिंग, ऑपरेशनल होल्डिंग का मतलब क्या हुआ कि कितने लोग, जमीन संख्या कितनी ज्यादा है। तो बिहार अगर इंडिया में 1465 करोड़ है तो इंडिया में लगभग 1.64, लगभग इंडिया का जो है सो होल्डिंग के 11% होल्डिंग हमारा, संख्या बहुत ज्यादा है, जमीनें कम है, जाहिर सी बात है कि आप होल्डिंग कम हो जाएगा। होल्डिंग में नहीं, होल्डिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे जमीन संख्या, जैसे 10 आदमी का किसान खेती है, 5 आदमी के पास जमीन है, 10,000 आदमी के पास जमीन है, तो कितने लोगों के पास जमीन, नंबर ऑफ होल्डिंग, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं जो जमीन रखे, ठीक है। अब इंडिया में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर मिला के 86.2% होते हैं, जबकि बिहार में 97%। आप समझ रहे हैं कि क्या मतलब कि हमारे यहाँ सिचुएशन है। ये सारे डाटा जरूरी हो जाते हैं, खासकर जब हम लोग बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर एनालिसिस की बात किया जाए तो बिहार हैज 91.2% मार्जिनल होल्डिंग, मीनिंग ऑलमोस्ट एवरी फार्मर इज वर्किंग ऑन लेस देन 2.5 एकड़। अब आप समझ सकते हैं कि जमीन हमारे यहाँ कितना कम है। मैकेनाइजेशन चैलेंज मतलब कि क्या, स्मॉल प्लॉट होगा इतना हेक्टेयर, ये हेक्टेयर में एकड़ में समझ लीजिए, ध्यान रखिएगा 0.39 हेक्टेयर है, बात समझे, एकड़ नहीं है, ठीक है। तो अब वही बात हुआ, मैकेनाइजेशन चैलेंज का मतलब क्या होगा, स्मॉल प्लॉट होगा तो जाहिर सी बात है खेती करना ज्यादा मुश्किल होगा। खेत बैल था तो चलो समझ में आती थी बात, लेकिन ट्रैक्टर था, बड़ा खेत रहेगा तब ना जोतने में आसान होगा। एक्सट्रीम फ्रेगमेंटेशन लीड टू हाई डिस्गस्ट लेवल, कहने का मतलब है कि ज्यादा फ्रेगमेंट होगा तो बड़ा प्लॉट होगा तो काम करना आसान होगा। डिस्ट्रिक्ट डिस्गस्ट लेवल, बेरोजगारी का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा पीपल वहां पे 2 आदमी की जगह 4 आदमी काम कर रहे हैं जब वो इससे जरूरत है नहीं। सॉल्यूशन स्ट्रेटजी क्या है, तो डिजिटल इंटीग्रेशन, डिजिटल। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, भू भारत आधार, भू आधार मतलब टू क्लियर आइडेंटिफाई दीज स्मॉल प्लॉट्स। तो अब बिहार जो स्ट्रेट चलाया है भू आधार ULPIN, मतलब हर जितने भी किसान खेती करने वाले लोग हैं उन सबको क्या किया जाएगा, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जा रहा है और उसको डिजिटलाइजेशन जोड़ा जा रहा है कि अब उसके बारे में उसका डिटेल बता रहे ताकि उसको उस पर वर्कआउट किया जा सके। डिजिटल रिफॉर्म DRLM एंड स्वामित्व, ये इंडिया का है, पूरे इंडिया को क्या क्या पूरे जो रिकॉर्ड लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज कर, तो 98.5% रूरल लैंड का रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन हो चुका है, समझ रहे हो ना। दूसरी बात है कि स्वामित्व का मतलब क्या हुआ, ड्रोन मैपिंग ऑफ रूरल एरिया, जो हमारे ड्रोन मैपिंग रूरल एरिया का मतलब क्या हुआ कि जो एरिया गांव में जो जमीनें हैं उसका ड्रोन से पूरा मैपिंग करना, और मैपिंग करके क्या करना कि हाउस होल्ड को कार्ड थमा देना कि भाई ये जमीन आपका है। तो लगभग इशू तो 1.5 करोड़ हाउस होल्ड को इशू हो चुका है, ठीक है। उसके आधार पर बैंक से आराम से वो लोन ले सकता है। नहीं तो पहले होता था ना कि बैंक से लोन लेने में आप पहले भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र बनाइए, तो ये बनाइए, ये बहुत सा प्रोसेस था। अब है कि अब इससे क्या है कि आपका स्वामित्व प्रमाण पत्र है, अब आप सीधे जाकर वहां से आप अपना जमीन बैंक में जाइए, सीधे उस पर लोन आप ले सकते हैं। माइलस्टोन क्या है, तो जनवरी 1, 2026 से माई फिजिकल नकेल सर्टिफाइड कॉपी एबोलिस्ड। जैसे क्या होता है कि सर्टिफाइड कॉपी जो एबोलिश कर दिया गया था, मतलब क्या हुआ कि जब हम सर्टिफाइड, आप लोग को याद होगा कि जब आप जाते होंगे तो ये कागज निकालने के आपको कितनी परेशानी होती है, कागज निकालने में
सर्टिफाइड कॉपी निकालने में कितनी परेशानी होती है, समझ रहे हो ना। मतलब इसके पीछे दौड़ो, उसके पीछे दौड़ो। हम लोग कई बार चार्ज में रहे हैं तो देखे हैं कि सर्टिफाइड कॉपी निकालने में बहुत परेशानियां होती हैं, और कई लोग कई कई दिन उसमें लग जाता है, कभी भी नहीं मिलता था। तो अब इसीलिए क्या है कि फिजिकल नकल, अब तो सर्टिफाइड कॉपी को ही खत्म कर, सारे चीज आपका डिजिटल है, आप मोबाइल पे देखो निकालो, दैट्स इट। आपको जरूरत ही नहीं सर्टिफाइड कॉपी उसके निकालने की जरूरत पड़ेगा। तो इसके लिए क्या हुआ कि भू नक्शा, भू नक्शा का मतलब क्या हुआ, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ विलेज मैप, सारे विलेज मैप को ऑनलाइन कर दिया गया, परिमार्जन कर दिया गया, पोर्टल फॉर ऑनलाइन करेक्शन, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड, डिजिटल रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी है तो आप ऑनलाइन मार्जिन अप्लाई कीजिए, आपका सब कुछ। एलपीसी नाउ जनरेटेड ऑनलाइन, एलपीसी और लैंड प्रोसेस सर्टिफिकेट जो इशू करवाते थे तो आपके ऑनलाइन सारा चीज हो जाता। हुआधार जो आती थी 14 डिजिट यूनिट, ULPIN, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। खास के बेनामी ट्रांजेक्शन वगैरह के नाम पर जमीन किसके कोई और बेच दिया होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो 25 में जो आया था, खासकर जनजातीय महिलाओं के अधिकार का जो, इसमें सिंपल सी बात है, चूंकि जो जनजाति हो, ट्राइब होते हैं, वो हिंदू सक्सेशन लॉ को नहीं, वो किसी नियम को नहीं, वो उनका उनका अलग अपना सब। तो जाहिर सी बात यह है, तो संवैधानिक को उसने ये कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल कस्टमरी लॉ, रूढ़िवादी कानून जो है सो फंडामेंटल राइट को नहीं दबा सकता। उसमें यही कहा गया कि अगर जो है सो चूंकि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक आधारित बहिष्कार होता है, ये कहने का मतलब औरतों को जमीन नहीं दिया जाना, ये कहता था कि ये आर्टिकल 14 और 15 का डायरेक्ट प्रोटेक्शन है, और इसीलिए इस पर वर्क करेगा। ट्राइबल वुमेन कैन नॉट डिनाई प्रॉपर्टी राइट बेस्ड ऑन द कस्टमरी प्रैक्टिस, रीति रिवाज के आधार पर हम जो है सो औरतों के जो फंडामेंटल राइट है या प्रॉपर्टी राइट को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, यही हमारा नियम। लक्ष्मण माझी वर्सेस स्टेट, हालांकि पूछ सकता है, तो ये केस जो था हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मण माझी वर्सेस स्टेट ऑफ, इसी पर ये डिसीजन। डॉटर ट्राइबल कम्युनिटीज हैव इक्वल कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब कि जो आदिवासियों की जो महिलाएं हैं, लड़कों के समान उनको, बाकी तो अपना ठीक है। तो क्या क्लियर हो जाता है, देख रहे थे काफी, मैंने डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और जानकारी की। अब हम बात करते हैं सॉइल। सॉइल पहली बात यह है कि अभी हम लोग सिर्फ इंडिया पर ज्यादा बात करेंगे, ज्यादा नहीं, सब कम ही रखेंगे। टॉप लेयर ऑफ सॉइल क्या होता है, आपका ऑर्गेनिक पार्ट, कार्बन जैसे जाते हैं आप, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं, समझे ना, जो बहुत सारे से, जैसे जिस जमीन से ऊपर क्रिस्टलाइन बना, फिर वेदरिंग और यहाँ से वहां टूटा होता है, ये सब। तो टूटने का कारण क्या क्या होता है, वेदरिंग, इसमें ब्रेक डाउन ऑफ द स्मॉल पार्ट के, छोटे पार्ट के, हवा या क्लाइमेट के कारण उसको टूट जाना। पेडोलॉजी के नेशनल एनवायरनमेंट, मिट्टी का अध्ययन, ये कहीं पूछता भी पेडोलॉजी क्या है। पेडोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, पेडोलॉजी से मिट्टी का अध्ययन, हम उसका पूरा स्टडी करते हैं, और सॉइल प्रोसेस, सॉइल कैसे फॉर्म करता है, इसको हम लोग कहते हैं पेडोजेनेसिस। एक जरूरी होता है कई बार की हम लोग उसको कणों के आधार पर, मतलब कण का जो साइज होता है उसके आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। जैसे आपका सैंडी, रेती, सैंडी होगा तो जाहिर सा फर्क मोटा मोटा होगा, उसका कण होगा, उसके बाद सिल्ट होगा, उसके बाद क्ले होगा, और उसके बाद लुम। तो सैंडी जो कहते हैं, तो सैंडी सॉइल क्या आता है, थोड़ा सा ये कण चूंकि मोटा होता है, पोरोसिटी ज्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, माने कि ये हवा इसमें आसानी से पास हो सकता है, और पानी आसानी से यहाँ से निकल जाता है, मतलब पोरस ज्यादा हो। उसके आता है सिल्ट, खाद,
0.05 mm से 0.002 mm तक। इसमें कण का साइज ये होता है, ज्यादातर जो नदी का बेल्ट है ना वहां पर आपको पाया, बालू तो वहां होता ही है लेकिन वहां साइज देखने में बहुत छोटा है, इसलिए इसको सिलिका क्ले होते हैं। ये चिकनाई मिट्टी 0.002 मिलीमीटर, काफी छोटे होते हैं। तो ये क्या होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं, और ये क्या करते हैं, पानी को काफी तेजी से अपने साथ रख सकते हैं। लोमी सॉइल कहते हैं, लोमी कहते हैं जो सबका मिक्सचर। तो बेस्ट फॉर प्लांट माना, तो लोमी सॉइल जो है प्लांट के लिए बेस्ट माना। अगर कई बार सीक्वेंस पूछा था, सबसे ज्यादा कल सैंडी का होगा, सिल्ट का होगा, फिर क्ले। थोड़ा सा है कि हमारा जो है सॉइल टाइप और सुटेबल क्रॉप कौन सा है। जैसे लोमी में है आपको अभी हो गया लीड सॉइल, जैसे लीड हो गया, धान तो डेली सॉइल में सबसे अच्छा होता है बिकॉज इट रिटेन्स वाटर एंड इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर में काफी काफी ज्यादा ही लगता है, और चूंकि पानी काफी देर तक फुल है, इसीलिए जो है कहा था कि डेली सॉइल का धान के लिए सबसे अच्छा होता है। लोमी सॉइल है, लोमी सॉइल क्या होता है, मिक्सचर ऑफ ऑल होता है, फीडिंग का चीज होता है हर चीज। तो वो क्या होता है, गेहूं हो गया, चना हो गया, खासकर दाल हो गया या कॉटन, इस सब के लिए जो है हमारे पास ये ज्यादा अच्छा माना। सॉइल इरोशन का मतलब क्या होता है, सॉइल इरोशन का मतलब होता है कि जो सॉइल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जब वो हट जाता है तो जाए ऑर्गेनिक मैटर हट जाता है, कम हो जाता है, इसीलिए उसको जो है इरोशन जाना। कुछ कुछ चीज और जरूरी होता है, जैसे धान के लिए क्या है, हमारा ऑर्गेनिक का मात्रा ज्यादा चाहिए, और जाहिर से आता है पानी काफी देर तक। सीरियल्स बाकी अनाज के लिए गेहूं और धान और चना के लिए जो है लोमी सॉइल बेस्ट होता है। कॉटन के लिए एरिएटेड मतलब वाटर में जिस वैसे मिट्टी जिस लोमी सॉइल अच्छा होता है जहाँ पर पानी हवा आसानी से, जैसे हम जो हल जोतते हैं, हल क्यों जोतते हैं, हल इसलिए जोता जाता है कि भुरभुरा हो जाता है मिट्टी, तो हवा मतलब आसानी से वहां पर पास हो। धान के लिए वेल ड्रेन सॉइल मतलब कि जल निकासी वाली मिट्टी चाहिए, वैसा सॉइल जहां पर कि पानी आसानी से निकल जाए। अगर दाल में अगर देखो पानी अगर जम जाएगा दाल सही ढंग से, एक तरह से एक सॉइल जो, अगर इसके बारे में स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए, तो सॉइल वर्टिकली जो है सॉइल पे जो आप नीचे से ऊपर से नीचे जाते हैं, ऐसे सॉइल का तो, और इसको क्या होता है ओरिजिनली हम लोग जो है लेयर ऑफ एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, ऐसे समझ। जैसे आप देखें ये सबसे टॉप लेयर हुआ, उसका ये लेयर है, उसका ये लेयर है, उसका ये लेयर है, उसका ऐसे लेयर, ऐसे देखें लेयर आपका लेयर बाई लेयर सॉइल। तो जो ओ ओरिजिन होता है, ये वाला पोर्शन है सबसे टॉप सॉइल, अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक, अविघटित कार्बनिक पदार्थ। जैसे आपको पता है कि मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं जो जरूरी होते हैं, तो जो टॉप सॉइल में क्या आता है, जो भी चीज आप डालते हैं ऊपर ही डालते हैं ना, तो सारे के सारे हमारे टॉप सॉइल में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरा ए ओरिजिन का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो है यही ओरिजिन ऐसा है जो आपको जितना भी खेती उती हो गया सब इसी 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 ओरिजिन में आता है। डार्क कलर रिच इन ह्यूमन एसेंशियल सर्वाइवल ऑफ प्लांट, प्लांट के लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या होता है, ए ओरिजिन। ए ओरिजिन का मतलब होता है यहीं पर हमारे सारे चीज, हमारे प्लांट जितने बचते हैं उनके सब इसी। उसके आता है ई ओरिजिन, लाइट कलर जोन हाई लीचिंग लीड्स टू लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। अब इसमें क्या होता है, ये 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 एक ऐसा है जिसमें से क्या होता है कि पानी जो है सो या कोई चीज जो है सो उसको लीज कर नीचे चला, तो नीचे चला जाता है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ बहुत कुछ बचता नहीं है, समझे ना, और जिसके कारण वहां पर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशंस का लॉस हो जाता है। इसलिए इसलिए जो जमीन के ए सॉइल के नीचे वाला पोर्शन है
वो अच्छा नहीं होता, उसमें सब चीज लॉस हो जाता है। तो ज्यादा चीज से खेती के लिए बहुत, ऐसा नहीं खेती के लिए बहुत ज्यादा बेकार है। खेती के लिए जो हम हल चलाते हैं या जो कुछ भी करते हैं, तो एक सर्टेन लिमिट तक ही है। जो बी ऑरिजिन जो कहा जाता है, इसके बाद का जो ऑरिजिन है, इसमें क्या होता है, जितना भी चीज ऊपर से रिश्ता है, कैल्शियम जो कुछ भी रिश्ता है, वो सब आकर बी ऑरिजिन पे आकर जमा होता है। समझे ना? अब सी ऑरिजिन और एच हो, सी ऑरिजिन और आर हो, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। इतना इम्पोर्टेंट का मतलब है कि पार्सली वेदर रॉक, ठीक है, वेदर रॉक का मतलब क्या होगा कि जब हवा चलती है या पानी में, तो क्या होता है, हमारा रॉक टूटता जाता है। तो टूटता जाता है तो भारी रॉक क्या होगा, नीचे आकर बैठता जाएगा, हल्का जितना हो उतना ऊपर जाएगा, है ना? इसलिए जो वेदर रॉक है वो हमारा कहाँ जाकर बैठता है, सी होरिजन पे जाकर बैठता है। और ये जो है सो बेसिकली जो है सो आर होरिजन पे बेड रॉक का, बेड रॉक कहने का मतलब है वो रॉक जो बिल्कुल फाउंडेशन काम, जिस पर कि सारा का सारा सॉइल। तो सॉइल का ये डेफिनेटली जो है सो अ, हमारा ये लेयर है। तो वो लेयर बेसिकली वो टॉप सॉइल है। वो लेयर का मतलब क्या होता है, टॉप सॉइल जहाँ ऑर्गेनिक नेचुरल जाता है। ए सॉइल कहा जाता है कि जहाँ पर कि हम खेती करते हैं या पेड़ का जड़ जहाँ जाता है बेसिकली, और उसको सारे सब चीज मिलता रहता है, पानी या ऑर्गेनिक मैटर सब कुछ मिलता है, तो वो सारा का सारा ए हॉर्जिन का बेस्ट। उसके आता है मेरा ई हॉर्जिन। ई हॉर्जिन में क्या होता है कि हमारा ये सब कुछ ऐसा चीज है जो मेरा एक जैसे सब चीज छल के नीचे, उसके नीचे चल रहा है, वहां पर रह नहीं पाता। और वो कहाँ का एकोमोडेट होता है हमारा, तो बी हॉर्जिन में आकर हमारा एकोमोडेट होता है ना। और सी ऑरिजिन जो होता है, जो वेदर रॉक, अब सॉइल तो एक दिन में तो बनता नहीं है, तो डे बाई डे काफी समय लगता है। तो जैसे जैसे भारी सॉइल वो नीचे आते जमते जाता है, तो जो वेदर जो भारी वाली चीज है वो नीचे आ जमता है। और ये जमता किस पर है, तो आर ऑरिजिन पे जाके जमता है, जिसको बेड रॉक के नाम से जाता है। तो ये था सॉइल का प्रोफाइल। ठीक है, तो सॉइल इरोशन जो होगा, तो सबसे पहले किस पर हो, कहाँ आता है, अगर सॉइल इरोशन होता है तो ऊपर का सॉइल हटा, तो आपका ए और ई ऑरिजिन से हटेगा सॉइल। इसलिए सॉइल इरोशन इफेक्ट किसको करता है, जैसे ओ तो होगा ही होगा, वो सबसे पहले हटेगा। बेसिकली ए और तो ओ को बेसिकली हम लोग ए का ही पार्ट मानते हैं। तो ये दोनों जो है सबसे पहले आपका इरोशन का मतलब क्या, ऊपर का सॉइल हमारा हट, ठीक है ना। तो फंक्शनल सॉइल जो है हमारा रिफर्स टू हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइक ओ ए ई बी। तो बेसिकली जो है सो सॉइल का जो फंक्शनल सॉइल जिसको क्या कहेंगे हम लोग, ए ई बी और ओ, वो तो एक्चुअली है नहीं, वो टॉप सॉइल ही है। तो ए ई बी को ही हम लोग जो है सो कहीं ना कहीं फंक्शनल सॉइल का पार्ट मान रहे हैं। अगर एक्सट्रीम ओरेशन होगा तो क्या होगा, एक्सट्रीम इरोशन का मतलब क्या होगा कि जो बी वाला जो पोर्शन है, कम इरोशन का मतलब क्या होगा, इरोशन का मतलब तो ऊपर से सॉइल का लेयर का हट, तो सॉइल का लेयर हटेगा तो जनरली ए अफेक्टेड होगा। अगर एक्सट्रीम इरोशन हुआ तो देखो कि ई तो हट ही रहा है, ए और ई तो हट ही रहा है, इसके साथ साथ बी का भी वो असर डाल दे रहा है। ओ और सॉरी, और इसके बाद जो है सो हमारा क्या है, ओ और आर ओरिजिन आर नॉट कंसिडर्ड फंक्शनल। वो क्या टॉप सॉइल होता है, तो आर क्या हमारा बेडरॉक है, सबसे नीचे वाला, इसलिए इसको जो है बेसिकली जो है सो फंक्शनल सॉइल का प्लांट रूट जो है उसके लिए हम लोग फंक्शनल सॉइल नहीं कर पाते। तो अब मोटा मोटी यही चीज है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो वही चीज जो फार्मिंग क्या है सब। थोड़ा सा सॉइल का पीएच होगा था जरूरी है। एसिडिक सॉइल होगा अगर पीएच मेरा 7 से कम होगा, तो इसमें क्या होता है, हमें चूना मिलाना पड़ता है उसके एसिडिटी को कम करने के लिए, यूजिंग कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह हम लोग ज्यादा। अल्कलाइन होगा जहाँ पीएच 7 से ज्यादा है,
तो satisfactory for many crops, but high pH limits nutrition है. न्यूट्रिशन फ्लो पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीएच हो जाएगा तो क्या अल्कलाइन हो जाएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे देखते हैं बहुत ज़्यादा दे दिया जाता है कैल्शियम वगैरह, क्या होता है वो पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर उसको हटाना पड़ता है. जो नेचुरल सॉइल है पीएच अगर 7 होता है तो मानते हैं दिस इज द आइडियल फॉर द क्रॉप, और ये जनरली सब्जी उब्जी के लिए ये मेरा सबसे अच्छा सॉइल है. बाकी इंफ्लुएंस ठीक है. इंडिया में जो मेन सॉइल कौन कौन है, कितने टाइप है? पहले था तो इसका हम लोग बहुत ज़्यादा वर्क करते थे, लेकिन ये अगर कोई एग्जाम नेशनल लेवल पर तो इसका इम्पोर्टेंट, लेकिन चूंकि हम बिहार की बात करें इसलिए हम फोकस कम जगह शिफ्ट हुआ था. ये जान जाएंगे सबसे ज़्यादा सवाल कौन है. तो सबसे अगर हमारे जो जैसे जलोढ़ सॉइल जिसको एलुवियल सॉइल कहते हैं, जो नदी के बहाव के कारण जो आती है सेडिमेंट्स के कारण, उसी को हम लोग कहते हैं एलुवियल सॉइल. तो आपको मालूम है जैसे कि हमारा गंगा वगैरह से जो गंगा ब्रह्मपुत्र सॉइल है वो सारे सारे ये सॉइल हमारा सबसे ज्यादा लगभग 43.36% जो है सो सॉइल. तो हिमालयन रिवर जितना भी आया सब हमारा एलुवियल सॉइल. तो इसमें दो प्रकार का होता है, एक होता है खादर और एक होता है फाग. तो उस खादर को कहा जाता है जैसे नदी जब मिट्टी लेकर आती है तो आप देखते होंगे कुछ शुरुआती बारिश पानी ज्यादा दूर से आता तो मिट्टी वहां तक पहुंच जाती है, लेकिन धीरे धीरे क्या देखें कि पानी वहां नहीं, तो वो क्या हमारा ओल्ड सॉइल हो गया, और मिट्टी जहाँ जाती है पानी लगभग ले जाता है उसको नया सॉइल. तो हम लोग खादर कहते हैं न्यू सॉइल को, और भांगर कहते हैं ओल्ड सॉइल. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि पोटास और लाइम अच्छा होता है, लेकिन लेकिन नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस इसमें कम होता है. तो राइस व्हीट शुगर के जूट के लिए ये काफी अच्छी मानी जाती है. तो राइस व्हीट और शुगर के जूट के लिए ये सवाल हमारा काफी अच्छा है. तो 43.3 मतलब एक नंबर पे ये आता है. दूसरे नंबर पर हमारा रेड एंड येलो सॉइल 18.49%. दूसरे में ब्लैक सॉइल नहीं आता है, दूसरे में पहला रेड एंड येलो सॉइल आता है, और ये लगभग क्रिस्टलाइन इग्नियस में. क्रिस्टलाइन इग्नियस का मतलब ये होता है कि जमीन से जो निकला लावा, जो जमीन से निकलता है, जैसे टेक्नो में जमीन से लावा निकला, तो लावा निकला तो ऊपर आकर क्या हुआ, वो ठंडा हुआ, ठंडा होकर क्या होता है तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में बन जाता है. तो दैट इज द क्रिस्टलाइन, इसलिए इसको कहता है क्रिस्टलाइन. क्रिस्टलाइन इग्नियस का मतलब है कि जमीन के जो अंदर से लावा निकला जमीन पर वो ठंडा हो गया, तो वो जो है सो क्रिस्टल के फॉर्म में. और यही जो है हमारा, अब इसमें क्या है हमारा दो तरह, रेड सॉइल और येलो सॉइल है ना. रेड सॉइल का आता है कि इसमें इसमें आयरन ऑक्साइड के कारण जो है सो ये थोड़ा लाल होता है, लेकिन जब पानी पड़ जाता है ना, हाँ वही जो हाइड्रेटेड जाता है जब पानी, तो वो हमारा येलो सॉइल में रेड येलो सॉइल. एक्चुअली चीज एक ही है, लेकिन अगर पानी नहीं पड़ेगा तो रेड रहेगा, और वहां पानी पड़ जाएगा तो येलो. ये आपके धान, सॉरी पल्सेस, मिलेट्स और ग्राउंड, धान ज्वार बाजरा इस सब के लिए हमारा काफी अच्छा माना. इसका आता है ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल तीसरा नंबर आता है 15.09%. तो जो भी है डेक्कन ट्रैप में जो है, डेक्कन एरिया में जो सॉइल पाया जाता है मेरा ब्लैक सॉइल वॉल्केनिक ओरिजिन का होता है. ये बेसिकली सेल्फ फ्लाइजिंग का मतलब क्या होता है कि जब ड्राई हो जाता है ना तो ये काफी क्रैक आ जाता है, इसमें सूख जाता है, और पानी पड़ता है तो ये इसमें क्या होता है कि मॉइस्चर को बहुत ज्यादा ये मेंटेन को काफी दिनों तक मेंटेन कर पाते हैं, कर लेते हैं. इसीलिए जो है सो ये जो है सो आपका जो है सो सेल्फ लॉगिंग कहा गया, और वैसे भी इसको ब्लैक सॉइल कहा जाता है. कॉटन वर्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉटन सोयाबीन के लिए काफी इंपॉर्टेंट. उसका आता है लेटराइट सॉइल. लेटराइट में 0.3.70 इसका चौथा नंबर में आता है. लीचिंग, हाई टेम्परेचर हाई रेंज वहां पाया जाता है जहां पर कि टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है और
आपको पानी भी बहुत ज्यादा पड़ता है। तो खासकर ये जो है सो कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए काफी अच्छा है सॉइल। ये सॉइल का प्रकार था। भारत में कृषि का प्रकार ये सब लोग देख रहे हैं। जैसे पहले क्या होता है कि निर्वाह खेती। निर्वाह खेती का मतलब होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं सेल्फ क्रॉप, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि हम उतने खेती करेंगे जितना कि हमारी निर्वाह हो सके। तो शुरुआती दौर में क्या था ना कि जो भी खेती होती थी हम खेती बेसिकली अनाज बेचने के लिए नहीं करते, उतना ही अनाज उगाते थे जितना कि हमारा परिवार आसानी से साल भर खाना खा ले। तो डेफिनेटली जो ये जो टाइप की खेती है ये क्या होती है, तो पुराने ट्रेडिशनल जो मेथड्स होते हैं उससे ज्यादा जब हमें उतना ही अनाज चाहिए अपने जीने के लिए अनाज चाहिए तो ऐसे क्यों ज्यादा। तो ये पहले का खेती था, ओनली फॉर सेल्फ कंजप्शन। शिफ्टिंग शिफ्टिंग कहा जाता है तो झूम कहा था या स्थानांतरित। इसका मतलब ये होता है कि खासकर ये आप देखेंगे बंजारा या फिर या जनजाति में ज्यादा पाया जाता है। वो लोग क्या करते हैं कि एक जगह खेती किया लो, जब तक वहाँ की उर्वरा मेंटेन रही तब तक वहाँ खेती किया, वहाँ रहा लो, और फिर जो है सो आज 5-6 साल बाद जो है लगा उर्वरा खत्म हो जाती है, फिर लोग वहां से उठ कर लोग दूसरी जगह शिफ्ट। तो इसको कहता है कि शिफ्टिंग खेती, मतलब कि स्थानांतरित खेती। जैसे हम लोग के यहाँ नहीं होता है कि ऐसा नहीं आज हम खेत को जोत रहे हैं फिर कुछ दिन बाद छोड़कर हम दूसरे जगह, ऐसा नहीं। आज जो वर्षों से जोतते आ रहे हैं वही खेत आज भी। प्लांटेशन, प्लांटेशन का मतलब होता है कि जो हम लोग एक है कि बीज डालते हैं और एक होता है कि पेड़ लगाते हैं। तो जो पेड़ लगाते हैं उसको हम लोग कहते हैं, हाँ, प्लांटेशन में रोपण। जैसे धान में भी देखते हैं क्या, पहले आप बीज डालते हैं, पहले बीज हुआ नहीं रहता, तो उसका उसका बीज हो जाता है, उसके पेड़ को उठा उठा कर आप रोपते हैं ना। तो वो एक तरह से, और बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं, पेड़ ऐसे होते हैं जिसको देखो उसका पेड़ ही लगाते हैं, उसका बीज बीज नहीं छींटते। तो रोपण जो खेती जो होती है ये क्या होता है, जनरली एक एक बार पेड़ लगा दिए, मतलब एक ही बार पेड़ लगे, ऐसा नहीं कि बार बार नहीं। तो ये जनरली जो हमारा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जितने भी खेती होती है वो ज्यादातर आपको प्लांटेशन की, और खासकर इसमें जो है सो पैसा ज्यादा लगता है और एक्सपेंसिव ज्यादा है। इंटेंसिव खेती उसको कहते हैं, गहन खेती, जहां पर कि हम हम जो है सो ज्यादा ज्यादा आउटपुट लेने का कोशिश करते हैं। जैसे एक एरिया मान लो 1 एकड़ की जमीन है, तो हमें जो है सो इसके मैक्सिमम इनपुट कैसे हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सा सब्सिडी डाल उसमें जो है सो फर्टिलाइजर डालते हैं, उसको अच्छा से मैकेनाइज करते हैं, उसका रोपनी अच्छा से करते हैं, साथ ही साथ उसका सिंचाई अच्छा से, तो अगर इस साथ में काफी ज्यादा मेहनत है। तो आजकल देख रहे हैं कि हम इंटेंसिव खेती पर ज्यादा करें। एक नया सिस्टम चला है जिसको हम वर्टिकल खेती कहते हैं या ऊर्ध्वाधर। हम लोग खेती क्या करते हैं, खेती करते हैं हम लोग जमीन चाहिए, ठीक है, जमीन चाहिए भाई, बिना जमीन की खेती होगी नहीं है? अब आज से पहले कभी आप सोचे होंगे कि बहुत लोग देखे अरे यार ये तो छत पे भी खेती कर ले। तो अब जो टेक्निक जो चेंज हुआ है, तो जो खेती के लिए जो आवश्यक जो चीजें हैं उसको अगर उपलब्ध करा दिया जाए, उतना रोशनी, उतना ऊर्जा, उतना 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 लाइट, उतना सफिश टेम्परेचर वगैरह, तो डेफिनेटली खेती हो जाएगी। जिसको हम लोग आर्टिफिशियल खेती के नाम से भी जानते हैं। और ये बहुत बार जो अब ये जो है सो हम लोग ठीक है से बहुत सा चीज दे रहे थे, काफी टेक्निकल साइंटिफिक मेथड है। तो आज जितने भी बड़े बड़े बहुत जगह शहर में क्या हुआ है कि ये जो है सो विद इन रूम, बड़े बड़े कैंपस के अंदर जैसे मकान के अंदर जो है सो इस टाइप की खेती होती है, वैसा टेम्परेचर वगैरह वगैरह। तो ज्यादातर सऊदी अरब देखे रहते हैं ये सब खेती बहुत ज्यादा, कई बेका एलईडी लाइट वगैरह पे सब ज्यादा। लेकिन अब यहाँ पे पानी हुआ तो खेती हुआ, नहीं पानी हुआ तो खेती मर जाएगी ना। लेकिन वहां पर क्या है कि सारी सुविधा जो है सो जो पेपर जो पेड़ को उपजने के लिए जितने रिक्वायरमेंट है वो वहां पे उपलब्ध। ठीक है। ड्राई लैंड खेती क्या होता है, शुष्क खेती, मतलब कि जहां पर हमारा राइनफॉल जो है पानी कम होती है ना,
वहां पर हम लोग जैसे इस खेती को खासकर पल्सेज और वायलसीड जगह पे ज्यादा की। मिश्रित खेती, मिश्रित खेती कहा जाता है क्या कि जब हम खेती के साथ साथ जो है सो लाइव स्टॉक मतलब कि पशुपालन भी कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं मिश्रित खेती। तो क्लियर हो गया टाइप ऑफ फार्मिंग क्या होते हैं। कुछ हमारे मॉडर्न टेक्निक जैसे आए हैं, मियावाकी विधि, ये काफी इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये था, ये फॉरेस्टेशन कम एरिया में कम समय में हम कैसे ज्यादा फॉरेस्ट हम बड़ा कर सकते, तो उसी पर ये बेस्ड है मियावाकी। तो नेटिव फॉरेस्ट कम समय में हम ज्यादा फॉरेस्ट एरिया को हम कैसे बढ़ा सकते। वेजिटेशन प्रोपगेशन मतलब कि ये बेसिकली क्या है, हम इसको इसमें सीड की जरूरत नहीं होती है। आप जैसे जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे पेड़ जिनके पेड़ से ही क्या होता है कि पुनः काट दिया जाता है, कटिंग कर दिया जाता है, फिर पेड़ लपेट दिया जाता है, तो वो अपने आप में अलग पेड़ बन जाता है। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम काफी तेजी, अब जैसे मान लो जैसे अमरूद में देखते हैं या रोज में गुलाब में देखते हैं कि लोग पेड़ काटा, पेड़ का कटिंग काटा, तो उसमें कपड़ा मट्टी डाल कपड़ा लपेटा और कुछ दिन बाद बहुत जल्दी उसमें पेड़ आ जाता है। तो अब क्या, अभी इस हिसाब से काफी तेजी से जो है सो इसका प्रसार हो रहा है। क्यों? इसलिए कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका ग्रोथ बहुत तेजी से होता है, और सेकेंडरी चीज क्या होता है कि इसमें जो है जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, जैसा पेड़ रहेगा वैसा मिट्टी होगा। तो इसको हम लोग जो है सो ये इसमें बीज की जरूरत नहीं होती है, और यही कारण है कि ये काफी ज्यादा इसके लिए इम्पोर्टेंट। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि पहले आपको याद होगा कि हम लोग एक बार खेती कर लिए, उसके बाद फिर हम लोग दूसरा खेती, दूसरा चल धान लगा लिया ना, अब हो गया धान कटा, अब आराम से थोड़ा दिना गेहूं होगा। अब क्या होगा कि अब हम लोग खेत को खाली नहीं छोड़, खेत को खाली छोड़ने का मतलब क्या होता है कि अब खेत फसल कट गया तो आराम से पूछ जाए, फिर हम अगला सीजन का इंतजार करेंगे, फिर उसमें अब क्या हो गया है जैसे ही एक फसल कटा नहीं कि हम क्या करते हैं उसमें पूरा दूसरा फसल लगा, वो कटाने की फिर उसके बाद फिर उससे, तो इस प्रकार क्या करते हैं कि हम लोग क्रॉप का, इसको हम लोग क्रॉप रोटेशन मतलब फसल चक्र, एक फसल हुआ नहीं कि दूसरा क्रॉप, दूसरा फसल हुआ नहीं कि तीसरा क्रॉप, पर ऐसे ऐसे हम लोग उसको चक्र में लगाते चले जाते, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉप रोटेशन। मल्टीपल फार्मिंग का मतलब ही होता है कि जहां पर कि एक ही खेत, जैसे आप कभी गोभी वगैरह देखे होंगे, गोभी में क्या करते हैं हम इस टाइप से लगाते हैं ना, यहाँ पर एक गोभी लगाया, फिर यहाँ पर दो लगाया, फिर यहाँ पर बीच में जगह पानी जाने के वगैरह। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, मिक्स फार्मिंग में क्या होता है, यहाँ पर एक ही फसल लगा रहे हैं। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या, मल्टीपल फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि हम एक ही खेत में हम एक नहीं दो तीन फसल लगा रहे हैं, बगल बगल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। जैसे एक फसल यहाँ पर लगा दिए, तो दूसरा फसल इसके बगल में लगा दिए, फिर तीसरा इसके बगल में लगा, तो इस हिसाब से जो है सो अगर एक ही खेत में हम दो तीन फसल लगा रहे हैं एक ही समय में, उसको हम लोग कहेंगे मल्टीपल फार्मिंग। क्रॉप रोटेशन कहा जाता है क्या है कि एक फसल लगाए, फिर उसके बाद जैसी कटाने की दूसरा फसल लगाए, एक क्रॉप रोटेशन हो गया। और मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है जब हम खेती के साथ साथ जो है सो लाइव पशुपालन भी कर, ठीक है। तो ये कुछ टर्म था जो कई बार कंफ्यूजन पैदा कर देता है, खासकर मिक्स्ड फार्मिंग और मल्टीपल फार्मिंग। जीआई टैग एंड जीएम क्रॉप, जीआई टैग और जीएम क्रॉप, अभी यहाँ बात हम जीआई क्रॉप टैग की बात करेंगे। तो जीआई टैग क्या है कि इट इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रोडक्ट जियोग्राफिकली ओरिजिन, मतलब कि हर क्षेत्र का आप देखते क्या है, कुछ कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट है ना। तो अब अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है सो किसी रीजन का है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको जीआई
टैग दिया जाता है, और ये कंडीशंस के साथ है कि वो प्रोडक्ट जो है सो ट्रेडिशनल मेथड यूज करके उसको उग जाए। ऐसा नहीं कि उसको बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज करके, जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड है उससे उस चीज को हम उसका पैदा कर रहे हैं, इसलिए ये मेरा प्रोडक्ट है, मेरा जो है सो जीआई टैग इसको दिया जाता है। तो इसका कानूनी ढांचा ये है कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो जीआई गुड्स एक्ट 1999 के द्वारा इसको अंडर जीआईओ वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 किया जाता है। ठीक है, इशू किसके द्वारा किया जाता है, तो रजिस्ट्रार ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, रजिस्ट्रार लोकेटेड इन चेन्नई, ये कहाँ पर है, चेन्नई में है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्री, वहां से ये इशू होता है। कुछ कुछ चीज जरूरी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत दिया। नॉर्मली इसकी वैलिडिटी कितना साल रहता है, तो 10 साल, 10 साल बाद पुनः इसको रिन्यू कराना। तो जीआई टैग के बारे में जो 2-3 चीज जरूरी है, पहला क्या, ज्योग्राफिकल कोई ना कोई क्षेत्रीय पहचान होगा उसका। दूसरा क्या होगा कि वो ट्रेडिशनल मेथड से किया जा रहा हो। भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के तहत इशू किया जाता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, लोकेशन, लोकेशन कहाँ है, तो चेन्नई में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत ये आते हैं। दिया कितने साल के जाता है, तो 10 साल के लिए दिया जाता है, और 10 साल बाद उसको रिन्यू करा सकते हैं। कुछ कैटेगरी है, जैसे एग्रीकल्चर की बात करें तो शाही लीची हो गया, मिर्ची मसाला, मरचा चावल हो गया, सारे सारे एग्रीकल्चर क्या टैग है। हैंडीक्राफ्ट बहुत से श्रेणी में दिए जाते हैं। हैंडी हस्तकला में मधुबनी पेंटिंग, सुजनी कढ़ाई, फूड खाद्य सामग्री, सिलाव, खाजा, तिलपति, लड्डू, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, निर्माता और मैसूर से, तो ये सारे बहुत से कैटेगरी में दिए जाते हैं। तो हर का कैटेगरी ये ऐसे जीआई टैग है जो दिया गया है, समझ रहे हो ना, ऐसे है ये जीआई टैग जो आपको दिए गए हैं। जैसे शाही लीची मुजफ्फरपुर को है, मगही पान औरंगाबाद गया, कटरनी चावल मुंगेर बांका साउथ भागलपुर, जर्दालू आम भागलपुर है, मधुबनी पेंटिंग मिथिला रीजन है, भागलपुरी सिल्क भागलपुर है, सिलाव खाजा नालंदा, सिक्की ग्रास वर्क हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, वेस्ट चंपारण। अभी जो हाल में जो दिया गया 26 तक जो दिया गया है, मरचा चावल वेस्ट चंपारण, मिथिला मखाना मिथिला रीजन है, भोजपुर अंडरग्राउंड खुरमा, ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का है, गया तिलकुट, गया का हो गया, गया पत्थर कट्टी हैंडीक्राफ्ट है, गया का है, नालंदा भवानी भट्टी पे भी, ये भी हैंडीक्राफ्ट है, ये आपको याद है, ठीक है। तो जीआई टैग कौन कौन दिया गया हाल के दिनों में, एक्चुअली उसको तो याद रखना ही रखना है। अब हम बात करते हैं इंडिया का क्रॉपिंग सीजन। चैप्टर बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, वैसे ही बचा थोड़ा सा जो आप ऑलरेडी जानते हैं, जस्ट हम ट्रेस करें। जैसे आपको मालूम है खरीफ फसल हमारा जुलाई से अक्टूबर के बीच में होता है, ज्यादा पानी चाहिए। राइस, मैजा, कॉटन, जूट, शुगर, सोयाबीन इसमें और किस कब होते हैं, कौन से होते हैं, किस सीजन में होते हैं, ये थोड़ा सा आपको और कैटेगरी थोड़ा याद है कौन कौन आते हैं। रबी में अक्टूबर टू अप्रैल होते हैं, कोल्ड वेदर चाहिए इसके लिए, व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड, बार्ली। जैद मार्च से जून होते हैं, वार्म एंड ड्राई सीजन होते हैं, जैसे वाटरमेलन, कुकुम्बर, पाउडर, ये सब चीज। अब ये कुछ कुछ के लिए आपको थोड़ा थोड़ा जानना है, जैसे मेजर फूड एंड क्रॉप क्रॉप, कुछ फसलों के बारे में जो आप ज्योग्राफी में आप पढ़ चुके हैं, फिर उसको रिपीट करें। जैसे चावल, जाहिर सी बात है प्रमुख खाद्यान्न फसल है, इसमें क्या हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। मालूम है बरसात में कितना ज्यादा आपका पानी बरसता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहता है। रेनफॉल लगभग 150 से 300 सेंटीमीटर चाहिए। ग्लोबल रैंक इंडिया सेकंड आफ्टर चाइना। जब हम बिहार में बात करेंगे तो आपको और डेटा इसमें मिल जाएगा। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट में यही है कि ये मेजर सोर्स ऑफ मीथेन एमिशन का ही बहुत बड़ा उत्सर्जक का सोर्स। गेहूँ
टेम्परेट रीजन का ज़्यादा है, तो इसलिए कि इसमें जो हमें क्या चाहिए, वैसा टेम्परेचर चाहिए जो कोल्ड टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत हाई हो जाएगा तो क्या गेहूँ खराब हो जाता है। तो दोमट मिट्टी चाहिए, लूमी सॉइल जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टेट रैंकिंग सबसे ज़्यादा इसमें यूपी है, तब पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है। धान के लिए दलहन मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन और वेजिटेबल्स। तो ये क्या कहते हैं, इसका यूनिक फीचर क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्स ऐसे इसमें एबिलिटी होती है, और इसमें सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। यह इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर ऑफ, सबसे ज्यादा होता भी है, उसके बाद भी कंज्यूमर सबसे ज्यादा हम लोग हैं, इम्पोर्टर भी सबसे ज्यादा। कॉटन कैश क्रॉप है, 210 फ्रॉस्ट भी मतलब पाला मुक्त चाहिए कम से कम, ब्राइट सनशाइन चाहिए, इसमें ब्लैक सॉइल चाहिए। आई जूट आपको गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, खासकर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में काफी ज्यादा पाया जाता है, वेस्ट बंगाल और बिहार में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ड्यू टू जब से सिंथेटिक फाइबर निकला है तब से इसका मार्केट थोड़ा सा खराब है। रोपन और वाणिज्यिक फसल जो कमर्शियल प्लांट है जैसे शुगर की, इस बार लॉन्ग ड्यूरेशन 10 से 15 मंथ जाता है। महाराष्ट्र जो है सो रिसेंटली जो है सो सबसे ज्यादा हो गया, पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। चाय हिली हिली सोप चाहिए, स्लोप चाय में पठारी में प्लान जो होता है, इसलिए कि इसमें पानी जो है सो पानी चाहिए, लेकिन पानी टूटना नहीं चाहिए, बिकॉज रूट्स कैनॉट टॉलरेट वाटर। कॉफी इंडिया मोस्टली ग्रो हाई क्वालिटी अरेबिक वेराइटी, कर्नाटका इज द लार्जेस्ट है। रबर आपके जानते हैं इक्वेटोरियल रेंज में होता है, सबसे ज्यादा साउथ केरला आपका सबसे ज्यादा ऑफ 10 मसाले की अगर बात करें तो इंडिया इज द स्पाइस बॉल ऑफ किंग ऑफ स्पाइसेस, इसको मानी इसको हम लोग मानते हैं, एक बहुत बड़ा हब है मसाला के लिए। पीपर हो गया, कोरिएंडम हो गया, ये सब तीनों इस सब का ऐसा है मसाले। एरोमा मिशन, ये सुगंध मिशन जो है अभी लंच हुआ 2016 में, जो बूस्ट लेवेंडर खेती खास स्तर से जब कर, ये हम बिहार की मिट्टी हम आगे देख लेंगे, इसे इसको अभी ठीक है। तो मोटा मोटी ये एक तरह से था कि एग्रीकल्चर के बारे में शॉर्ट भी था। ज्यादा चीज जो है क्योंकि बिहार में देखिएगा कि बहुत ज्यादा फसल फसल डेटा जो यहाँ का चाहिए तो बिहार में जाता है, और अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रह गया तो आप बताइएगा, फिर उसको कर देंगे, जो डेटा सर दे दिया गया है, ठीक है। बाकी कोई भी जानकारी के लिए आप मुझे 87896328 पे आप अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आराम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होता है, आप कंटैक्ट करके, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद।